नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये झारखंड की है। जमशेदपुर के पास की ये बात है। जो कहानी भेजे हैं उनका नाम है सुनील कुमार। ये बात 2006 की है, जब ये घटना सुनील जी के साथ में हुआ था। तो आइए चलते हैं आज की कहानी में, वो भी सुनील जी के साथ, उन्हीं की अंदाज में। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। ये जो मेरे साथ में घटना घटी थी ना, 2006 की बात है, जब मेरी उम्र लगभग 23-24 साल की रही होगी। मैं घर में अपने भाइयों में सबसे छोटा था। मेरे 2 भाइयों की शादी ब्याह हो चुका था, अपने परिवार बसा लिए थे। अब मेरा नंबर था। मेरे पिता का अपना काम था और उसी काम में मेरे दोनों भाई भी लगे हुए थे। मैं 12वीं करने के बाद पढ़ाई में दिल नहीं लगा तो पढ़ाई छोड़ दिया। फेल होने के बाद में फिर मैं स्कूल की तरफ, पढ़ाई की तरफ देखा भी नहीं। अब पिता भाइयों को तो फुर्सत ही नहीं रहती थी कि मेरे बारे में जानकारी रखे। रात के टाइम मुलाकात होती, वो भी थके मारे आती, खाना वाना खा के सो जाते। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरा शौक नहीं था, मजबूरी नहीं था, जो मैं काम अब करने जा रहा था। हुआ यूं था कि मैं अपने भाइयों से खर्चे के लिए पैसा मांगता। कभी कभी दे देते थे और कभी कभी डांट भी देते थे कि घर में पड़ा रहता है, कोई काम ना करता ना धाम करता और खर्चे के लिए पैसे चाहिए। ये बात पहले तो मैं हंस के टाल देता था कि भैया लोग, आप नहीं दोगे तो कौन देगा। तो उस टाइम तो मैं बुरा नहीं मानता था, लेकिन बार बार वैसे ही बात भाभीियों के सामने भी मैं जब सुनता ना, तो अब मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा कि अगर ये बात है तो मुझसे अकेले में बात करें ना भाई लोग, लेकिन भाभीियों के सामने, अपने बच्चों के सामने ऐसे मुझे डांट देते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये बात अपने पिता से भी कहा, मां नहीं थी। पिता भी कहने लगा, अरे प्यार से बोले होंगे, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, कितना पैसा चाहिए। मैं बोला कि नहीं, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं भी जिद पर अड़ गया था। क्या फ़ायदा ऐसी बात को, जब आप लोग सुना करके, 4 बात बोल करके आप मुझे खर्चा दोगे, मुझे अब मंजूर नहीं है। मैं अपना खुद का कमाऊंगा और खुद का खर्च करूंगा। पिता हंसने लगे, अरे तू क्या करेगा, दिन भर तो इधर उधर घूमता रहता है, ना कोई काम करता, घर का काम नहीं कर पाता, बाहर का काम कैसे करेगा। एक तरह से वो मुझे चैलेंज दे रही थी, जैसे मैं समझ रहा था। और तब तक मेरे भाई लोग भी आके उस बहस में शामिल हो गए। अब मुझे ही अब दोषी कहने लगे कि आखिर इतने पैसे को करता क्या है, तेरा क्या खर्चा है, नशा पानी करता है क्या। मैंने बोला, नहीं, मैं नशा पानी नहीं करता हूँ, लेकिन आज के बाद से आप लोगों से मैं कोई पैसा नहीं मांगूंगा, खर्चा नहीं मांगूंगा। और इसके बाद मैं गुस्से से अब बाहर की तरफ अब निकल गया। मैं जब अकेले में था तब सोच रहा था कि मैं अब करूँगा क्या। चैलेंज तो मैं अब लेके आ गया। मैं अब कैसे क्या करूँगा, अपना जेब खर्च कैसे चलाऊँगा, ना मैं अपने पिता से मांगूंगा ना भाइयों से मांगूंगा, तो मेरा काम धाम, खर्चा पानी कैसे चलेगा। आखिरकार सारी रात मैं इसी विषय में सोचता रहा और एक आइडिया मुझे मिल गया था। मेरा एक दोस्त था जो सिक्योरिटी में कंपनी में काम करता था, गार्ड का काम करता था। और वो मुझे बोलता था कि देख, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, महीने में इतनी तनख्वाह मिलती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना उसे सुबह में बात किया जाए, वो मुझे अपनी कंपनी में लगवा दे। अब फिर अगली सुबह होते ही मैं उसके घर पहुँच गया। वो ड्यूटी जा रहा था, उसके दिन की ड्यूटी थी। अभी 8 बजे निकलता तो रात को 8 बजे आता, 12 घंटे की ड्यूटी। तब तक मैं पहुंच गया था।
मैं सुबह सुबह से घर पहुंचा तो वो भी चौंक गया। कहने लगा, सुनील इतनी सुबह? तू तो उठता भी नहीं है इतना जल्दी, क्या बात है भाई? मैं बोला, भाई एक समस्या है। बोला, खुल के बोलो। मैंने बोला कि मुझे नौकरी चाहिए, तू अपनी कंपनी में और मेरी नौकरी लगवा दे। वो हंस पड़ा। वो कहने लगा, सुनील तेरे पिताजी कारोबारी, तेरे भाई कारोबारी, तेरे दोनों भाई भी कारोबारी हैं, तो तुझे पैसे की क्या जरूरत है भाई? तुझे नौकरी की क्या जरूरत है? तेरे घर में तो पैसे की कोई कमी नहीं है, अब तो किस लिए नौकरी करेगा? मैं कहने लगा कि देख भाई, मैं तेरे पास उम्मीद से आया हूँ, अगर तू नौकरी दिलवा सकता है तो बात कर, और नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं गुस्से में हो गया था। और तब वो बोला, अरे शांत हो जा, शांत हो जा। फिर मैंने सारा डिटेल बता दिया कि देख भाई, बात अब जबान की है, मैं एक चैलेंज स्वीकार करके आया हूँ। अब मैं दिखाऊंगा अपने परिवार को कि मैं भी कमा सकता हूँ, वो भी तुम्हारे बिना भी। अब बोल क्या करेगा, लगवाएगा नौकरी? बोला, हाँ मैं बात करूँगा और एक आध दिन में तुझे बताता हूँ। मैंने बोला, भाई जल्दी करना, अब इसमें देर मत करना। बोला, हाँ हाँ एक आध दिन का तो मोहलत दे दे। और उसके बाद जल्दी थी उसको भी ड्यूटी जाने की, साइकिल लेकर के वो निकल गया। और इसके बाद मैं अपना घर पर खर्चा वर्चा तो मांगता नहीं था, जो भी घर में मुझे रूखा सूखा मिलता खाना पीना, वैसे में घर में कोई कमी थी नहीं। हर चीज़ भगवान ने दिया हुआ था मेरे परिवार में, और अच्छा भला मेरा घर चल रहा था। ये तो मेरी जिद थी, और इसी जिद ने मुझे उस झमेल में फंसा दिया था जिसकी मैं आज कल्पना करता हूँ ना तो बेहद डर जाता हूँ। खैर छोड़िए, उस बात को आगे हम लेते हैं। अब वो जो मेरे दोस्त थे, और दूसरे दिन जब मैं उनके पास मिलने गया तो बोले कि तेरी नौकरी तो मैं लगा दूंगा, लेकिन रात की पाली की नौकरी है, क्या कर पाएगा? अकेले ड्यूटी देनी होगी एक गोदाम में, कर पाएगा? मैं बोला, हाँ भाई वो और अच्छा है मेरे लिए, तो रात का ड्यूटी आराम से जाऊंगा, दिन भर अपना इधर उधर। कहने लगा कि देख वहाँ पर जागने वाला काम है, सुबह 8 बजे जाएगा ना तो सुबह 8 बजे आएगा। हाँ 2 बजे के बाद 2-3 घंटे तू आराम कर सकता है उस टाइम में, लेकिन उससे पहले नहीं। मैं बोला, मैं कर लूँगा, तो नौकरी लगवा दे। और उसके बाद मुझे ऑफिस ले गया था, नौकरी मेरी लग गई। और तीसरे दिन मैं नौकरी पर जा रहा था। मैं बहुत खुश था। मैं अपने भाइयों को अब बता दिया कि देखो मैं एक नौकरी पा लिया हूँ और उस नौकरी पर आज से जा रहा हूँ। मेरे भाई देख करके मुस्कुराने लगे, कहने लगे कौन सी नौकरी है? मैं बताया नहीं, यानी कि जो भी नौकरी है नौकरी होती है, मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांगूंगा, अब मैं अपना खर्चा खुद करूँगा। मेरे दोनों भाई हंस पड़े थे, मुस्कुरा पड़े थे और कहने लगे कितने दिन करेगा वो भी तो मैं जान लूँ। मैंने बोला कि देखो अब मैं पैसा अपने बल पर पाऊँगा और ये मेरी जिद है, आप लोगों से मैं हाथ पसारने नहीं जाऊँगा। आज सही में उसके बाद मैं अपने काम पर निकल गया था। रात की ड्यूटी थी, 8 बजे मुझे उस गोदाम में पहुंच जाना था जहां पर दिन का गार्ड रहता था। गोदाम बड़ा था लेकिन उसमें कोई कारोबार नहीं हो रहा था, खाली पड़ा गोदाम था। कभी उसमें कारोबार हुआ करता होगा ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन इस टाइम में भंगार उसके अंदर भरा हुआ था। अब बस उसी भंगार की हमें रखवाली करनी थी। मैं जब गया तो जो दिन का गार्ड था उसने सब कुछ बताया कि ये तुम्हें चीज़ देखनी है। अब ये सब जो भी फॉर्मेलिटी होता मैं समझ गया और वास्तव में मैं वो नौकरी पर अब लग चुका था, काम अपना करने लगा। जब रात के 12 बजाना, खाना तो मिले कि नहीं आया था, खाना खा के आया था, लेकिन मुझे भूख बहुत लगती थी। 12 बजे के बाद मुझे भूख लगने लगी। अब भूख ऐसी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मेरे पास में कुछ खाने को था नहीं। अब जैसे तैसे रात तो गुजारी। अब मैं अगले दिन सोचा कि रात को कुछ ना कुछ खाने की जरूर ले आऊँगा, मुझे भूख लग रही है। और अगले दिन जब मैं ड्यूटी आने लगा, खाना तो खा लिया था
और भाभी से बोला कि भाभी मुझे खाना पैक कर देना, मुझे रात में खाने की ज़रूरत पड़ती है। भाभी भी मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, देवर जी कौन सी ऐसी नौकरी कर रही हो, मुझे तो बता दो। मैंने बोला, भाभी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब मुझे पगार मिल जाएगी ना, और तब मैं मिठाई लेके आऊँगा और तब मैं सारी बात बताऊँगा। मैं भी उसी मजाकिया अंदाज में भाभी से बोल पड़ा। और संजोग से उस दिन घर में नॉन वेज बना हुआ था और नॉन वेज ही मैं पैक करा करके टिफिन में लेके चल पड़ा था। जब मैं अपने काम पर पहुंचा तो रोज़ की तरह जो भी दिन का गार्ड था मुझे चार्ज दिया। मैं चार्ज लेकर के जो जो पॉइंट था वहाँ पर चेक करना था वो कर लिया। टिफिन में अपने जहाँ रखा जाता, जहाँ मैं बैठता था उस जगह पर सुरक्षित रख दिया था। आखिरकार 12 बजे के बाद मुझे भूख का एहसास हुआ और तब मुझे लगा कि हाँ, आज मैं खाना ले आया हूँ और खाना खा लेते हैं। टिफिन खोल करके अब मैं केबिन के बाहर ही कुर्सी पर, एक कुर्सी पर टिफिन रखा, दूसरे पर बैठ करके और खाने का स्वाद लेने लगा। अभी 2-3 निवाला ही लिया था और तब तक सामने से किसी को आता हुआ देख मैं थोड़ा रुक गया, क्योंकि वो जगह पूरा वीरान था। जिधर से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा था उस जगह से रात के टाइम कोई गुजरता नहीं था। हमारी गोदाम था और हम यहाँ पर ड्यूटी करते थे। मैंने पहली भी रात उधर किसी को आते हुए नहीं देखा। हाँ, दिन में लोग आते जाते रहते होंगे, लेकिन रात में कोई वास्ता नहीं पड़ता होगा। लेकिन आज जब मैं देखा तो मैं देखता रह गया, आखिर कौन आ रहा है, और भी हमारी तरफ में, गोदाम की साइड में। कहीं कोई कंपनी का सुपरवाइजर वगैरह तो नहीं है। लेकिन जब मैं देखने लायक हुआ उसका शकल, तो मैं देख करके हैरान रह गया। वो 20-22 साल की ज्योति थी, सुंदर दिखने में। कपड़ा जो था अब एक तरह से एवरेज था, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के थी। बाल बिखरे हुए थे, जैसे 2 दिन 3 दिन से नहाई ना हो ऐसा लग रहा था। अब मेरी तरफ ही उसके तेज कदम अब चलते आ रहे थे। आखिर ये लड़की कौन है भाई, और इस रात में इस तरफ से कहाँ से आ रही है? क्योंकि मैं उस बारे में जानता था, उस तरफ से जिस तरफ से आ रही है ना, उधर आगे चल कर के एक बगीचा जैसा है और उसके बाद आगे में शमशान वगैरह है। तो उधर से इस रात में किसी को आना मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और वो भी एक जवान लड़की का। मैं अब जो निवाला था हाथ में लेकर के उसकी तरफ देख रहा था, और तब तक वो मेरे नज़दीक पहुंच गई और खड़ा होकर के मुझे नहीं घूर रही थी, मेरे टिफिन की तरफ घूर रही थी। जीभ उसके खाने का स्वाद लेने के लिए ललचा रहा था, बार बार होठों पर जीभ फेर रही थी। मैं उसकी हालत देख लिया, मुझे लगा कि जैसे मैं भूखा हूं, ये लड़की भी भूखी है, शायद इसको खाने की जरूरत है। मैं तो खाना खा के आया था और दोबारा भूख लग गया। मैं अपना काम चला सकता हूं, अब मुझे लग रहा है कि ये ज़रूरतमंद है, इसको मुझे खाना दे देना चाहिए। अब फिर मैं उसकी लड़की की तरफ देखते हुए अब बोलने लगा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम कौन हो? आई इस रास्ते से कहाँ से आ रही हो? लेकिन वो मेरे किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। बस मेरे जो टिफिन खुला हुआ था और उस पर उसकी निगाहें अब जमी हुई थी। मैं बार बार पूछ रहा था, लेकिन अपनी जवाब कोई नहीं दे रही थी। मैंने बोला, क्या तुम्हें खाना चाहिए? भूखी हो? तब वो अपना सर हिला दिया। मैं सारा टिफिन जो भी भरा हुआ था नॉनवेज का और रोटी था, मैंने उसको पकड़ा दिया। रोटी तो उसने छुआ तक नहीं। हाँ, वो टिफिन जरूर ले लिया और टिफिन लेकर के एक सामने में पेड़ था उसकी तरफ एकदम तेज कदमों से चली गई। उस पेड़ के पीछे जाकर के वो बैठ गई थी जमीन पर और वो खाने लगी। मैं अब उठकर खड़ा हो गया कि कैसी भूखी है, इसको नॉनवेज का ही भूख है, रोटी तो इसने छुआ नहीं। मैं वो रोटी लेकर के चल पड़ा ताकि इसको रोटी दे दूं
अगर भूखी है तो भाई रोटी भी खा ले, इससे ज़्यादा पेट भर जाएगा। और जब मैं पेड़ के पास पहुंचा तब तक तो वो सारा जो भी नॉनवेज टिफिन में था चट कर गई थी और टिफिन को चाट रही थी। मैंने बोला कि देखो, तुम भूखी हो तो रोटी भी तो खाना चाहिए। तब वो बोली कि हाँ, खाना चाहिए, बहुत स्वादिष्ट है, कल तुम फिर लाएगा ऐसा खाना। मैं बोलने लगा, क्या क्या मतलब, क्या यही मेरा काम रह गया क्या कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगा? ये रोटी तुमने खाया नहीं और नॉन वेज सब्जी सारा कुछ खा गई, ये भी तो खाना चाहिए ना। मैं उसको डांटते हुए बोलने लगा, अगर इतनी तुम भूखी थी तो इसको भी तो खाना चाहिए। लेकिन वो टिफिन मेरी तरफ बढ़ा दिया और जीभ पर चटकारे लगाते हुए कहने लगी, बहुत ही स्वादिष्ट था, कल तुम जरूर ले आना, कल तुम जरूर ले आना। अब फिर दौड़ती हुई जिधर से आई थी और उधर ही चली गई। मैं कुछ बोलता तब तक वो तो दूर जा चुकी थी। मुझे लगा कि ये कोई पागल लड़की है क्या, ऐसा भी किसी के साथ खाना खाते समय आया जाता है, अगर भूख लगी है तो मांग लिया जाता है। और मैं उसी के बारे में सोच रहा था और तब तक वो ना जाने कहाँ चली गई थी, अब तो दिखाई भी नहीं दे रही थी। रोटी मेरे पास में पड़ा हुआ था, सब्जी खत्म, मुझे भी भूख लग रही थी, अब क्या करे जी। आखिरकार उस रोटी को ही मुझे चबाना पड़ा और तब जाकर मेरी आत्मा जो भूख थी शांत हुई। मैं फिर अपना ड्यूटी कर रहा था। अब जब सुबह हुई तो गार्ड आ गया। मैंने गार्ड से वही बात पूछा कि बताओ, मैंने ऐसे ऐसे रात में मेरे साथ में हुआ है, इस रास्ते में तुम अब कोई गांव बस्ती है क्या? मैं तो इतना जानता हूँ कि आगे बगीचा है, फिर शमशान है और आगे कुछ बस्ती गांव जो इधर से आते हैं, कोई रास्ता हो। वो बोलने लगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, आगे से दूसरा रास्ता है जो गांव की तरफ जाता है, ये इकलौता रास्ता है, कच्चा रास्ता जो हमारी तरफ आता है। तब मैंने पूरी घटना बताया रात का। वो मेरी तरफ देख रहा था नीचे से ऊपर तक। मैं बोला कि भाई ऐसा क्या घूर रहे हो? तब वो बोला कि क्या तुम नॉन वेज लेके आए थे क्या? मैंने बोला हाँ। तब वो बोला कि भाई ऐसा गलती मत करो, ये सब चीज़ें बाहर लाने के लायक नहीं होती है, अरे खाना है अपने घर में खाओ, अब ऐसी सुनसान जगह पर नॉनवेज खाना ठीक नहीं होता। मुझे तो लग रहा है कि कोई आत्मा होगी जो आसमसान से वो सुगंध सुन करके तुम्हारे पास अब भूखी होगी और दौड़ी चली आई। और देखो, वही चीज़ खाई जिसकी इसकी ज़रूरत थी, रोटी जिसे तुम बता रही हो वो तो खाई नहीं। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे भाई किस सदी में तुम हो, ये पुरानी बातें थी, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था, ये साइंस का युग है भाई, इसमें भूत प्रेत नाम का कोई अस्तित्व नहीं है और तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। लेकिन उसको जो बताना था वो तो मुझे बता दिया था, लेकिन मुझे इन बात पर यकीन नहीं था। यकीन होता भी कैसे, मैं भूत प्रेत को अब मानता ही नहीं था। लेकिन गार्ड जो भी था जानकारी वो उसने मुझे बता दिया था। खैर मैं अपने घर आ गया। अब दिन में क्या था, एक आध घंटे इधर उधर घूमने के बाद मैं सो जाता था। शाम को अपना वही टाइम पर उठता था 3-4 बजे। अब फिर थोड़ा गांव का चक्कर उक्कर लगा करके फिर तब तक शाम हो जाती, भाभी लोग खाना बनाने लगती और मैं एक टाइम तो वहीं खा लेता था चलने से पहले 7 बजे के आसपास। अब फिर मैं खाना पैक करा लेता। लेकिन हर रोज़ घर में नॉन वेज नहीं बनता था और वही हुआ, उस दिन मेरे पास में जो वेजिटेबल थी, नॉन वेज नहीं था। मैं और रात के जब भूख लगी ना तो उसी स्थान पर जहाँ मैं खाना अब रात को खाया था वहीं पर अपना टिफ़िन खोला और मैं उधर देखने लगा कि शायद वो लड़की आज भी आएगी, भूखी होगी तो। लेकिन निराशा हाथ लगी, वो आई नहीं। खाना मैंने ख़त्म कर लिया था। अब मैं उस तरफ बार बार देखता रहता था।
वो लड़की देखने में बड़ी सुंदर मुझे लगी थी और दिल कर रहा था कि काश वो आ जाए, मैं उसको एक नज़र देखूं, लेकिन वो आई नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं उसको मन ही मन पसंद करने लगा हूँ। खैर, ऐसा करते करते हफ्ता भर बीत चुका था और वो लड़की मेरे पास में रात के टाइम दोबारा नहीं आई, क्योंकि मैं नॉन वेज तो ला नहीं रहा था। जो घर में सब्जी बनती थी, दाल बनती थी, वही लेकर आया करता था। अब एक एक दिन रिश्तेदार आए हुए थे और उस शाम के टाइम में नॉन वेज फिर बना था। अब फिर मैंने वही खाना खा करके अब नॉन वेज पैक करवा लिया था और अपने ड्यूटी पहुंच गया था। अब धीरे धीरे उस लड़की को एक तरह से भूल गया था कि चलो ना जाने कहाँ से आई होगी। अब उसकी याद भी मुझे नहीं आ रही थी, एक दिमाग से निकल चुका था। वही रात के 12 बजे जब भूख लगी तो मैं उसी स्थान पर बैठ करके जहाँ रोज खाना खाता था टिफिन खोल लिया और 2-3 निवाले ही लिया था। और तभी वो लड़की उसी रास्ते से एक तरह से भागती हुई नजर आई। स्पीड बड़ा तेज था और जब आई तो मैं देखा कि इतना दौड़ने के बाद में वो लड़की हाँफ नहीं रही थी, बिल्कुल सामान्य खड़ी थी, जबकि काफ़ी दूरी से तय करके आ रही थी। मुझे अंदाजा था जितना तेज दौड़ के आ रही होगी, लेकिन उसके शरीर में कोई थकान नहीं था, ना वो हाँफ रही थी, ना गहरी कोई सांस ले रही थी। बस आ करके मेरे पास खड़ी हो गई और कहने लगी, आज सब्जी लाया है क्या, स्वादिष्ट वाला? मैंने बोला हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम कई दिनों से आई नहीं, क्या तुम्हें भूख नहीं लगा? वो मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो बार बार मेरे टिफिन की तरफ देख रही थी। मैं 2-3 निवाले तो निकाल लिया था, लेकिन मैं जानता था इसको टिफिन दे दिया तो इसका मतलब पूरा टिफिन साफ हो जाएगा, मेरे पास में रोटी रोटी बच जाएगी और सब्जी ये सारा खा जाएगी। अब मैंने चालाकी किया, आज कुछ सब्जी दूसरे ढक्कन में निकाल लिया और वो जो टिफिन था मैंने उसकी तरफ पकड़ा दिया और उसमें बहुत सब्जी थी। और वो जैसे ही अब टिफिन को हाथ में पकड़ा और दौड़ पड़ी उसी पेड़ के पीछे में। और मैं इधर इंतजार कर रहा था, मैं जानता था कि वो तेजी से खाने वाली है। और वही हुआ, कुछ ही देर में वो खा करके और हमारे सामने खड़ी हो गई। अभी मैं जो अपना दूसरे ढक्कन में सब्जी निकाला था, अभी मैं खा भी नहीं पाया था। मैं ऐसे ही देख रहा था कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे खा लेती है। और मैं देखने लगा था उसका शरीर को, जैसा वो गार्ड बताया था कि हो सकता है कोई आत्मा हो। तो मैं देखने लगा बड़ी बारीकी से। मुझे कहीं से भी वो आत्मा नजर नहीं आ रही थी, ना चुड़ैल नजर आ रही थी, ऐसा कुछ भी उसमें ऐसा विशेष नहीं था। उसके पैर बिल्कुल सीधे थे, आम इंसान की तरह। कपड़े पुराने जरूर पहन रखे थे, लेकिन आम इंसान की तरह। हर चेहरा मोहरा आम जैसा था, कोई विशेष बात नहीं थी। तो मैं कैसे यकीन कर लेता कि वो कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है। और वो मेरी तरफ, वो जो बचा हुआ ढक्कन में जो सब्जी था नॉनवेज, अब उसकी तरफ देख रही थी। मैंने कहा कि इसको नहीं दूंगा, मुझे खाना खाना है। आपने खाना खा लिया ना, आप बैठ जाओ, आपसे मुझे बात भी करनी है। लेकिन वो बैठी नहीं। अब बार बार उसका निगाहें मेरी तरफ उसी टिफिन के ऊपर में जिसमें मैं सब्जी रखा था थोड़ा सा अपने लिए, और उसी तरफ देख रही थी। आखिरकार ना जाने मुझे क्या हुआ, अब मैं वो ढक्कन भी पकड़ा दिया कि ले लो। और फिर उसने वही किया, पेड़ के पास दौड़ गई और कुछ ही देर में वो ढक्कन ले आकर के मुझे दे दिया और जीभ पर चटकारे मारते हुए होठों पर और कहने लगी, आज भी सब्जी बहुत बढ़िया थी, कल जरूर ले आना, कल जरूर ले आना। इसके बाद अब दौड़ती हुई जाने लगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था। मैं उसके आगे जाकर के दौड़ करके खड़ा हो गया। कहा, तनिक रुको, अब मैं जानना चाहता हूं कि तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, अपने बारे में कुछ बताओ। अब वो लड़की ठिठक के रुक गई, कहने लगे कि क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो,
कहाँ से आई हो इतनी रात में और कहाँ की रहने वाली हो। तब वो उंगली की इशारा उसी साइड में उसने कर दिया जिस साइड से आई थी। मैंने बोला उस साइड में कोई बस्ती कोई गांव नहीं है, दूर दूर तक मुझे तो नहीं मालूम, मैं जानता नहीं हूं कि इधर कोई बस्ती गांव है। उधर बगीचा है और कुछ दूर आगे जाकर के शमशान है। लेकिन वो कहने लगी फिर इशारा करके कि मैं उधर से ही आई हूं। अरे भाई, मैं बोलने लगा कि आखिर उधर कौन सा गांव है, कौन सा बस्ती है जो मुझे मालूम नहीं। आप बता तो दो, उस बस्ती का नाम तो बता दो जहां से तुम आई हो। और तब वो कहने लगी कि मुझे रास्ता दे दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, फिर मैं कभी आऊंगी, सब चीज़ जो जरूर तुम ले आना। और फिर वो रुकी नहीं, मुझे एक साइड में उसने धकेल सा दिया था कि हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है, कल तुम जरूर सब्जी लाना। लेकिन हमारे घर में हर रोज सब्जी थोड़ी बनती थी। अरे हफ्ता में कभी हो गया, कभी हो गया, कोई मेहमान आ गया तो बन गया, नहीं तो रोज की तरह आलू की सब्जी, दाल, जो भी घर में बनता है वही बनता था। अब मैं उसके बारे में सोचने लगा कि आखिर ये कौन है लड़की। चौकीदार, जो दिन का चौकीदार था, अब वो बता रहा था कि उधर में कोई गांव बस्ती नहीं है। और जो भी मैंने जानकारी इकट्ठा किया था, वास्तव में उधर में कोई ऐसा गांव नहीं था। हाँ, नदी पार करके बहुत आगे, ये रास्ता उधर जाता भी नहीं था, ये शमशान के आगे जाकर के कुछ दूर में ख़त्म हो जाता था। मतलब अब ये लड़की कहाँ से आ रही है, अब मुझे पता लगाना था। मैं दिन के टाइम जब सुबह हुआ ना, गार्ड आ गया। अब मैं उससे कोई विशेष बात नहीं किया उसके बारे में, लेकिन मैं जानना चाहता था, उधर ही जाना चाहता था। अब मैं ड्यूटी ख़त्म करके चार्ट देकर दूसरे गार्ड को, और मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा था ताकि जानकारी इकट्ठा करूं कि आगे में कहाँ है, किस जगह से आती है, आगे कोई घर है, कोई बस्ती है या कुछ और है। मैं चलता गया, बगीचा पार कर गया, आसपास देखता रहा, लेकिन कोई भी बस्ती, कोई भी घर मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ, बगीचा पार करने के बाद शमशान मुझे नजर आया। शमशान के आसपास भी कोई घर नहीं था, शमशान भी पार कर गया था और आगे जाकर के नदी तक पहुंच गया था, लेकिन उसके आगे रास्ता बिल्कुल नहीं था और ना उधर कोई बस्ती, ना कोई गांव। मैं कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का फासला पैदल तय कर लिया था, लेकिन मुझे कोई बस्ती, कोई गांव अब नजर नहीं आया। मैं वापस लौटने लगा। आखिर मैं जब शमशान के पास पहुंचा ना, तो मैं इधर उधर देखने लगा। ना जाने मुझे क्या हुआ, वो उस जगह पर मेरा शरीर में एकदम झंझनाहट सी होने लगी थी। सर ऐसा लगा कि चकराने लगा हो। और तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस जगह पर ये रुकना ही नहीं चाहिए, इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए। मैं इस बातों पर विश्वास कभी नहीं करता था, लेकिन शमशान के अंदर जब मैं खड़ा हुआ और तब ना जाने मेरे शरीर में ऐसा क्या होने लगा और फिर मुझे उस जगह से भागना पड़ा, निकलना पड़ा। और जैसे ही शमशान से बाहर निकला, उस रास्ते पर जिधर मेरा गोदाम था, अब मैं सामान्य हो गया था। मैं पलट करके देखा, ऐसा कुछ शमशान में नहीं था, पूरा खाली खाली था। अब गांव के लोग कभी बुजुर्ग वगैरह मरते थे तब इनको जलाया जाता था, और नहीं तो वहाँ पर 6 महीना तक, साल भर, 3 महीना, 4 महीना तक कोई मुर्दा तक आता नहीं था। बिल्कुल वहाँ पर लंबी लंबी घास अब जमी हुई थी, जंगली घास जमी हुई थी। ऐसा वहाँ का कोई डरावना माहौल नहीं था, लेकिन मुझे क्या हुआ था मैं समझ ही नहीं पाया। अब मैं वापस गोदाम के रास्ते और सड़क पर पहुंच गया और वहाँ से एक जो भी साधन मिलता था मैं साधन पकड़ा और अपना घर आ गया। घर तो सही सलामत आ गया, लेकिन जब मैं घर में अब आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटा और मुझे नींद भी आ गई, तब तक मैं बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन अब मैं दिन के टाइम में भयानक सपना देखने लगा था। आज सपना ऐसा था कि बिल्कुल मैं डर गया था। कुछ सपना तो मुझे याद था और कुछ सपना मैं भूल चुका था।
मैं देखा था कि मैं उसी शमशान के रास्ते अब उधर से वापसी आ रहा हूँ जिधर मैं गया था वो उस लड़की को पता करने के लिए। और जैसे ही शमशान के अंदर आया हूँ, वहाँ शमशान मुझे नहीं दिख रहा है, वहाँ तो एक घर बना हुआ है। और वो जो लड़की सुंदर थी, अब उस घर के आगे चारपाई पर बैठी हुई अपनी केस संवार रही है। और मैं जब उसको देखा तो मैं दंग रह गया। मैं बोला, तुम यहाँ पर रहती हो और मैं आगे तक तुम्हें ढूंढ कर आया हूँ। तब वो कहने लगी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, ये तो बताओ, मुस्कुराते हुए। मेरे पास में कोई जवाब नहीं था। मैं उसकी तरफ, खाट की तरफ चलता जा रहा हूं और खाट के पास पहुंच करके खड़ा हो गया। और वो लड़की अब जो खाट पर बैठी बाल संवार रही थी और उठकर खड़ी हो गई। अब मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या तुम मुझसे कहीं प्यार तो नहीं करने लगे हो, और तभी तुम ढूंढते हुए मुझे यहाँ तक आ गए। और इसके बाद मुझे पीछे में कुछ आहट सी सुनाई पड़ी। और जैसे ही मैं मुड़ा तो क्या देख रहा हूं कि एक 8-9-10 फीट का एक काला सा इंसान, जिसकी आंखें एकदम अंगार की तरह जल रही थी, चेहरा बहुत ही भयानक, अब मेरे पीछे खड़ा है। अब मुझे घूर रहा है। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा नजर आ रहा है और वो लंबा हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन वो लड़की चिल्लाने लगी, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। और तब तक वो काला इंसान मुझे दबोच लिया और मुझे लगा कि सब क्या हो रहा है, ये वास्तव में भूत तो नहीं है। और मैं सपने में था, लेकिन फिर भी डर गया था। और इसके बाद मेरी जब आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था। कुछ सपना मुझे याद था, कुछ भूल गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद भी नहीं है। अब मैं जब आंखें खुली ना तो मेरा शरीर एकदम बुखार से तप रहा था, बदन गर्म था। मेरी माँ तो थी नहीं, पिता काम पर रहते थे, दोनों भाई काम पर रहते थे और मेरी छोटी भाभी से ज़्यादा ही बनती थी। मैं अपने भाभी को आवाज़ दिया, भाभी भाभी आप ज़रा इधर आ जाइए। अब ऐसा लग रहा था कि मेरे को बुखार ने दबोच रखा है और मुझे अब खाट से उतरने में भी डर लग रहा था। ऐसा हालत हो गया था। भाभी मेरी आवाज़ सुनी तो आ गई, कहने लगी, हाँ बताइए छोटा बाबू, क्या चाहिए आपको, पानी वानी चाहिए, उठ जाइए, आप सो तो लिए हैं, अब खाना वाना खा लीजिए नहा करके। मैं कहने लगा, भाभी मुझे भूख नहीं, देखो ना मेरा शरीर जल रहा है, बुखार हो गया है। जब भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा तो उनका हाथ बहुत बेहद ठंडा लग रहा था, मेरा हाथ गर्म। और भाभी भी कहने लगी, हाँ छोटे बाबू आपको तो बुखार हो गया है, रुकिए मैं दवा देती हूँ। घर में छोटा मोटा दवाई रहता था और भाभी ले आके बुखार का दवाई दिया। आप बोले कि अब थोड़ा खा करके दवाई आप लेट जाइए और जब देखिएगा थोड़ी देर में आपका बुखार उतर जाएगा। इसके बाद अपने काम धंधे में लग गई थी। इसके बाद बड़ी भाभी भी आई, सुन करके कि मुझे बुखार लगा है, मेरे सर पर हाथ भी फेरा और बोली कि कोई बात नहीं, दवाई खा ली हो ना, आप सही हो जाओगे, आप चिंता मत करो। अब दो भाभीयों का प्यार मिल रहा था, मुझे किस बात का डर। और मैं अब जैसे नींद आ गया हो दवाई खाने के बाद में, और जब मैं जगा ना तो बिल्कुल वैसे ही कि वैसे ही था, कोई फर्क नहीं था, वैसे ही बुखार मुझे महसूस हो रहा था। मैंने भाभी को आवाज़ दिया, छोटी भाभी आई, कहने लगी, हाँ छोटा बाबू बताइए, क्या पानी वानी ले आऊँ, नाश्ता ले आऊँ, कुछ तो खा लीजिए, अभी तक आपने कुछ नाश्ता नहीं किया ना खाना खाया। मैंने, भाभी देखना बुखार उतरा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। भाभी ने हाथ पकड़ा, बोली, हाँ अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं कहने लगा, मैं अंदर में कुछ बेचैनी सी हो रही है, मुझे लग रहा है कि अभी बुखार मेरे शरीर के अंदर है। अब भाभी हंस के कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आपका बुखार बिल्कुल उतर चुका है, आप कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप जाइए और हाथ फ्रेश होकर के आइए, नाश्ता या खाना जो कहेंगे हम लगा देती हूँ। अब मैं अनमने भाव से उठा और मुझे भी लगा कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, लेकिन शरीर में एक अजीब सी बेचैनी भरी हुई थी, शरीर भारी भारी सा था और जोड़ों में हल्का फुल्का दर्द भी हो रहा था।
जैसे बुखार जब होता है तो मुझे ऐसा ही होता था, महसूस होता था। और तभी मुझे लग रहा था कि कहीं बुखार अभी तक छोड़ा नहीं है। लेकिन भाभी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब बुखार नहीं है, तो मैं भी बाहर निकल गया। अब फ्रेश व्रेश होकर के नाश्ता पानी किया, और फिर मैं एक तरह से सो गया था। और इस बार भी मैंने भयानक सपना देखा। वो सपना डरावना था, लेकिन जब मैं उठा ना तो थोड़ा सी सपना मुझे याद था, बाकी मैं भूल चुका था। मैं उसी शमशान के अंदर में अपने आप को पाया था, और वो काला आदमी मुझे पकड़े हुए था। हाँ, मेरी तरफ देख रहा था और बोल रहा था, तू इस लड़की की तरफ कैसे नजर से देख रहा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तू इसी लड़की के चक्कर में यहां पर आया है ना। अब मैं डर गया था। अब मैं झूठ बोलने लगा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई चक्कर में नहीं आया, मुझे आप छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और तब तक वो लड़की जो घर में थी भागती हुई आ गई और मुझे वो बचाने लगी कि इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। और तब तक मेरी नींद खुल गई थी। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, उसके पहले भी कुछ ज़्यादा सपना बड़ा था, लेकिन मैं याद नहीं कर पाया। कुछ ही दृश्य मुझे याद था। हाँ, मैं जब उठा तो सारा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगा था कि मैं भूत प्रेत से बाधित हो चुका हूँ। वो भूत प्रेत का ही सब कारनामा है, मैं पहचान ही नहीं पाया था। आखिरकार मेरी भाभी, छोटी भाभी कहने लगी थी कि देवर जी आज रहने दो, काम पर मत जाओ, है ना, आपकी तबीयत ठीक भी नहीं, आप आज आराम कर लो। लेकिन संजोग ऐसा था कि आज भी घर में नॉनवेज बना हुआ था, और उस लड़की को नॉनवेज पसंद था। और मैं बोला, भाभी मैं जाऊंगा जरूर, नई नौकरी है, अब मुझे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आज जो बना था ना, अलग चीज़ था, अंडा था। और उस रोज की तरह चिकन मटन नहीं था, अंडा ही था, लेकिन था तो नॉनवेज ही। मैं कुछ तो हल्का फुल्का खाना खाया और बाकी खाना मैं एक तरह से पैक करा लिया था। अब मुझे उम्मीद था कि नॉन वेज लेके जाऊंगा तो लड़की जरूर आएगी। हाँ, इस बार मैं उससे पूरी बात करूंगा, उसके बारे में पूरा जानकारी करूंगा। वो लड़की मेरे मन को एक तरह से भाग गई थी। हाँ, मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। अगर मुझे मालूम होता कि जिससे मैं दोस्ती करने जा रहा हूँ और वो इंसान नहीं है, तो मैं कभी भी उसके बारे में सोचता तक नहीं। मैं अब अपने ड्यूटी पर पहुंच गया था, अपना काम संभाल लिया था। हाँ, शरीर में वो बेचैनी अभी भी मेरे अंदर थी, लेकिन बुखार मुझे नहीं लग रहा था। जाते टाइम भी मैं भाभी से अब मैं चेक करवाया था, और बोली कि नहीं देवर जी, अब बुखार नहीं है, वो दवा ने सही काम किया है, बुखार आपका उतर चुका है। और मुझे भाभी पर पूरा विश्वास था, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। मैं अपनी ड्यूटी पर आ चुका था और अपना काम संभाल लिया था। अब मुझे इंतज़ार था रात का 12 बजने का, और मैं वही उसी वक्त में मुझे भी भूख लगती थी। लेकिन 12 बज गया, मुझे आज भूख नहीं लग रही थी। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं खाने को सोचता ना तो अजीब सी अंदर से कड़वाहट सी मुझे महसूस होती। जैसे मैं खाने को देख रहा हूँ ना, तो लग रहा है कि मैं उसको खा नहीं पाऊँगा। जी मचला जा रहा था, और मैं सोचने लगा कि चलो वो लड़की आ जाए तो खाना खा लेगी। लेकिन काफ़ी देर मैं उसकी उस रास्ते पर देखता रहा, लेकिन वो नज़र नहीं आई। आखिरकार मैं टिफ़िन को जैसे था, अब जो खुला हुआ था, बंद करके रख दिया। मैं सोचा चलो नहीं आई कोई बात नहीं है, अब सुबह में देखा जाएगा इस टिफ़िन को क्या करना है। मैं घर पर तो लेके जा नहीं सकता था अगर मैं नहीं खाया तो। हमें सोचा कि कभी रात में भूख लग गई तो मैं खा लूँगा, लेकिन अभी मेरा जी एकदम अजीब सा हुआ पड़ा था। और करीब आधा घंटे ही बीता था, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, और रोज़ की तरह जो अपना गोदाम था ताला बंद था, चाबी मेरे जेब में था। बाहर एक केबिन थी, और केबिन के पास ही मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मेरी नज़र अचानक
उसी रास्ते पे पड़ी। मैं देखा वही लड़की मुझे अब दूर से आती हुई नजर आई। और इस बार मैं उसको देखा ना तो मैं सतर्क हो गया। मैं सोचा कि आज आएगी ना तो इसके पीछे जरूर लगूंगा, बताऊंगा ना, चुपचाप जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर ये कहाँ जाती है। गोदाम तो मेरा बंद था, चाबी मेरी जेब में थी। अब वहाँ भंगार में क्या कोई चोरी कर लेगा, तो मैं निश्चित था। आखिरकार वो लड़की आ गई और आते ही बोलने लगी, क्या सब्जी लाया है ना, टेस्टी वाला। मैंने बोला हाँ, तुम्हें ही इंतज़ार कर रहा था, और पूरा टिफिन मैं खोल करके दे दिया। वो लड़की ने देखा, बोला आज तो कुछ और है, यानी कि हाँ आज कुछ और ही बना है, लेकिन ये भी टेस्टी है, खा के देखो, तुम्हें स्वाद जरूर आएगा। और वही उसने किया, टिफिन लेकर के पेड़ के पास पीछे चली गई। मेरे सामने कभी खाती नहीं थी, ना जाने ऐसा क्यों करती थी। और कुछ ही देर में अब खाली टिफिन लेकर के मेरे पास पहुंच गई। अब बोलने लगी, हाँ ये भी टेस्टी था, तो कल भी लाएगा ना। मैंने बोला कल पक्का तो नहीं बोल सकता, जब घर में बनेगा तभी लेके आऊँगा। इसके बाद वो लड़की से मैं कुछ पूछता कि रुको, लेकिन कहने लगी नहीं नहीं मुझे देर हो रहा है, मुझे जाना है। इसके बाद वो वापस मुड़ लिया। मैं रोकता ही रह गया कि उससे दो चार बात पूछूं, लेकिन वो रुकी ही नहीं। अब मैं इसके लिए तैयार था, मैं अब पीछे पीछे लग चुका था, लेकिन चाल जो थी उसकी बहुत ही तेज थी। मैं उसका पीछा जरूर कर रहा था, लेकिन लगभग दौड़ता हुआ, और वो एक तरह से साधारण चाल में चल रही थी। अब चलते चलते वही रास्ता सब आ रहा था कि दिन के टाइम मैं उधर ढूंढते ढूंढते गया था उस लड़की को जानकारी लेने के लिए। आखिरकार वो बगीचा भी आ गया। अब बगीचा भी पार कर गई। अब जैसे पार किया तो मैं भी पीछे पीछे लगा रहा। अब वो शमशान मुझे दिखाई देने लगा था, और उस रात में मुझे अब डर नहीं लग रहा था। और वैसे मैं भूत प्रेत पर बताया ना पहले से कि मैं यकीन नहीं करता था, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं थी। जब शमशान में वो लड़की दाखिल हुई ना, तो अचानक एक तरफ से वो दाहिनी साइड की तरफ जाने लगी। अब वो शमशान का जो रास्ता था सीधा भी जाता था नदी के साइड में, और लेकिन उस तरफ नहीं गई। वो शमशान में दाहिनी साइड में मुड़ गई, जहाँ पर जंगली झाड़ियाँ एक तरह से उगी हुई दिखाई दे रही थी, और उस झाड़ियों में जाकर के ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैं कुछ पल तो अब देखता रह गया कि ये लड़की शमशान में क्यों आई है, आइए अंदर झाड़ियों में कहाँ चली गई है, अब दोबारा नजर क्यों नहीं आ रही है। मैं अब धीरे धीरे बिना आवाज किए उन झाड़ियों की तरफ चल पड़ा था। उस झाड़ियों को अंदर में जा करके देखने लगा, लेकिन वो लड़की कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। और अचानक मेरे पीछे एक आहट सुनाई पड़ी, और जैसे ही आहट सुनाई पड़ी तो मैं मुड़ा। अब मुड़ करके जैसे ही देखता हूं तो मेरी चीख निकल गई। वो सपने वाला भयानक राक्षस जैसा शरीर लिए हुए वो काला इंसान, भयानक चेहरे वाला, मेरे पीछे खड़ा था। और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरी चीखें अब अपने आप निकलने शुरू हो गई, और वो कुछ भी नहीं बोला, बस मुझे दबोच लिया था। अब फिर मेरी चीखें दूर दूर तक जाने लगी। मैं छटपटाने लगा उसके बंधन से मुक्त होने के लिए, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। अब मैं समझ नहीं पाया है कि ये भूत प्रेत है या फिर कोई राक्षस है। मैंने कभी भूत प्रेत के विश्वास नहीं किया, और आज मैं अपना सामने देख रहा था, एक तरह से उसके बंधन में था, और मुझे लगा कि अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जो भी बचने का उपाय था भरपूर कर रहा था, लेकिन इतना शक्तिशाली था कि उसके पकड़ से मैं बाहर नहीं हो पा रहा था। और तभी उसी लड़की की आवाज़ मुझे सुनाई दी, और वो लड़की कुछ ही देर पर दूरी पर मेरे सामने खड़ी थी, और एक तरह से डांटते हुए कहने लगी, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसको हाथ मत लगाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। अब जो काला आदमी मुझे जकड़ रखा था अब रुक गया,
वो मुझे मारने की तैयारी कर रहा था। शायद वो मारकर मेरा खून पीना चाहता होगा, मुझे तो ऐसा ही लगा था उस वक्त में। लेकिन ऐन वक्त पर वो लड़की ना जाने कहाँ से आई और उसने रोक दिया। अब फिर अभी तक उसने मुझे छोड़ा नहीं था। फिर वो लड़की डांटते हुए कहने लगी, मैंने बोली ना तुमसे कि तुम इसको छोड़ दो, अब तुम अपना काम करो, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। अब वो जैसे इतना शक्तिशाली होकर भी उस लड़की के डांट के आगे अब वो एक बच्चे के माफिक हो गया था और मुझे छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा मैं आज़ाद हो गया था। मैं भागना चाहा वहाँ से, मुझे सारा खेल समझ में आ गया था। लेकिन ऐसा मेरी हालात हुआ पड़ा था कि पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं 2 बार गिरते गिरते रहा। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मैं देखा वो काला इंसान अब मुझसे काफ़ी दूर पर था और पीछे की तरफ जा रहा था। अब बार बार मुड़ मुड़ करके देख रहा था। जैसे ही मुड़ता वो लड़की डांट देती कि तुम जाओ यहाँ से, बार बार मुड़ मुड़ कर क्या देख रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। और वो लड़की अब मेरे पास में आ गई थी। अब फिर कहने लगे, तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम क्यों आए इस रात में इस जगह पर, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं सब कुछ अब खेल समझ चुका था कि जो गार्ड बोला करता था ना कि कहीं वो आत्मा तो लड़की नहीं है जैसे तुम बता रहे हो, मैं उस गार्ड के ऊपर विश्वास नहीं किया था, उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन अब मुझे महसूस हो गया था कि जो कुछ यहाँ घट रहा है वो मेरे सपने में पहले हो चुका है। शायद उस लड़की ने मुझे एक तरफ से चेतावनी दे दिया था कि तुम संभल जाओ, तुम इस जगह पर आने की कभी कोशिश मत करना। लेकिन मैं वो संकेत को समझ नहीं पाया और मैं पीछा करता हुआ अपनी मौत की एक तरह से बुलावा देने यहाँ पहुँच गया था। लेकिन ऐन वक्त पर उस लड़की ने मदद किया जैसे सपने में किया था। अब फिर एक तरह से वो मुझे हाथ पकड़ के शमशान से बाहर निकाला और मुझे डांटते हुए बोली कि आइंदा तुम इस जगह पर कभी नहीं आओगे, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है, ये मरे हुए लोगों का है। मैं भी एक मरी हुई हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अब तुम्हें विश्वास हो गया ना, तुम इस जगह से जाओ, दोबारा कभी इस जगह पर आने की कोशिश भी मत करना। और इसके बाद जैसे तैसे मैं अपने गोदाम पर पहुंचा। कब पहुंचा मुझे सही ढंग से याद भी नहीं है, लेकिन पहुंच गया था। कुर्सी पर तो बैठ गया था। सुबह जैसे तैसे मेरी हुई, गार्ड आया, अब दिन की ड्यूटी वाला। मेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मुझे देख के कहने लगा कि क्या हुआ भाई, तबीयत सही है ना तुम्हारा। मैं उसको पकड़ करके अब रोने लगा कि गार्ड भाई तुम सही कहते थे, ये जो रास्ता है ना शमशान की तरफ जाता है, ये तो मुझे पता था। लेकिन वो लड़की जो पूरा घटना मैं एक तरह से बता ही दिया था, दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं। अब वो कहने लगा, देखो भाई मैं तुम्हें ज़रूर बताया था, अब तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसमें आपकी कमी है। अब तो भगवान को आप एक तरह से आप प्रार्थना करो कि तुम सही सलामत अब जिंदा खड़े हो। अब देखो भाई, आज के बाद तुम नॉन वेज बिल्कुल मत ले आना इस जगह पर। मैं समझ गया था कि ये नौकरी मेरे लायक नहीं है, मैं दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आऊँगा, ना ऐसी नौकरी करूँगा। वैसे ही मेरे पास में अब काम की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरा खुद का अपना कारोबार था। मैं तो एक जिद बहस पर ये नौकरी आकर के पकड़ा था और आखिरकार मैं एक तरह से वो नौकरी को छोड़ ही दिया था। हाँ, इस बात को मैं अपने भाभीियों को नहीं बताया था, नहीं तो कभी न कभी वो मजाक मजाक में ज़रूर वो मुझे हंसती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी जो सुनील जी की है, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम ऐसी ही कहानियों के साथ कल मिलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।